नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरें बढ़ते हैं आगे। भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड शुरू हो गई है। भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में श्रीलंका के सेना प्रमुख जनरल लासांधा रोड्रिगो परेड की सलामी लेंगे। भारतीय सैन्य अकादमी में ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड करते हुए अकादमी के पास आउट होने वाले युवा कैंडिडेट्स ने अनुशासन और शानदार प्रशिक्षण का उदाहरण पेश किया है। इस दौरान तालियों की आवाज भी सुनाई देती रही। इस दौरान भारतीय सैन्य अफसर समेत यहां आए तमाम परिजन भी इसके गवाह बने। अनिल नेहरा को स्क्वाड ऑफ ऑनर मिला है। अकादमी के चैटूड भवन के ठीक सामने परेड करते हुए कैंडिडेट्स ने सबका दिल जीत लिया। इस बार की खास बात ये रही कि रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में परेड का निरीक्षण करने वाले मुख्य अतिथि श्रीलंका के सेना प्रमुख रहे, जिन्होंने इसी ऐतिहासिक अकादमी से प्रशिक्षण के बाद कमीशन लिया था। इस बार अकादमी के कुल 419 कैंडिडेट्स पास आउट होकर भारतीय सेना का बतौर हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसके अलावा मित्र राष्ट्रों के कैंडिडेट्स भी अपना प्रशिक्षण पूरा कर रहे हैं। श्रीलंका के सेना प्रमुख का अकादमी में रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में पहुंचना भारत और श्रीलंका के बीच बेहतर संबंधों को भी बयां करता है। तो भारतीय सेना सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड शुरू हो गई है। बेहद भव्य ये परेड और समारोह है। मुख्य अतिथि खुद श्रीलंका के सेना प्रमुख है, जिन्होंने इस ऐतिहासिक समारोह में हिस्सा लिया है। भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में श्रीलंका के सेना प्रमुख जनरल मौजूद है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हितेश त्यागी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हितेश, बेहद भव्य ये पासिंग आउट परेड अभी भी शुरू है और क्या कुछ खास है इस कार्यक्रम में? ये आज भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में पासिंग आउट परेड का आयोजन है और यह जो कार्यक्रम है वो बहुत ही भव्यता के साथ हर वर्ष किया जाता है आयोजित। जो श्रीलंका के जो सेना प्रमुख है लासांथा रोड्रिगो इस परेड के मुख्य अतिथि हैं। उन्हीं के सामने ये सब चीजें आज की जाएंगी। श्रीलंका के जो सेना प्रमुख है वो परेड की जो सलामी है वो उन्होंने ले ली है। और सबसे जो खास बात है वो यह है कि परेड के बाद जो 419 युवा सैन्य अफसर है वो भारतीय सेना को मिलेंगे। दूसरी बात इसमें यह है कि आज टोटल जो संख्या है कैडेट्स वो 451 है जो आज पास आउट हो जाएंगे। परेड में 32 जो मित्र देश है जो हमारे, तो जो उनके कैडेट्स है वो भी इसमें पास आउट होंगे। जी बिल्कुल। इस 419 कैंडिडेट्स में कितनी महिलाएं शामिल है हितेश? हितेश, आपको आवाज आ रही है? तो भारतीय सेना को 419 युवा ऑफिसर मिल चुके हैं और अनिल नेहरा को स्क्वाड ऑफ ऑनर मिला है। अकादमी के चैटूड भवन के ठीक सामने परेड करते हुए कैंडिडेट्स ने सबका दिल जीत लिया। इस बार की खास बात ये रही कि रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में परेड का निरीक्षण करने वाले मुख्य अतिथि श्रीलंका के सेना प्रमुख रहे, जिन्होंने इसी ऐतिहासिक अकादमी से प्रशिक्षण लिया है। उसके बाद कमीशन ज्वाइन किया। इस बार अकादमी से कुल 419 कैंडिडेट्स भारतीय सेना का बतौर हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा मित्र राष्ट्रों यानी कि जो हमारे दोस्त राज्य है, देश हैं, उनके कैंडिडेट्स भी अपना जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। श्रीलंका के सेना प्रमुख का अकादमी में रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में पहुंचना भारत और श्रीलंका के बीच एक बेहतर संबंधों को भी दर्शा रहा है, जिसका आने वाले भविष्य में काफी फायदा होगा। तो श्रीलंका के सेना प्रमुख परेड के मुख्य अतिथि रहे। भारतीय सेना अकादमी की पासिंग आउट परेड में श्रीलंका के सेना प्रमुख
इस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हमारे साथ हमारे सहयोगी हितेश लगातार बने हुए हैं। हितेश, 419 कैंडिडेट्स चुने गए हैं, इनमें महिलाएं कितनी हैं? जी देखिए, इस कार्यक्रम में जो महिलाओं की संख्या है वो 20 से अधिक बताई जा रही है, लेकिन अभी जो पूरी जो संख्या है वो अभी क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हर साल हर तरीके से, क्योंकि हमेशा से ही जो महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें या अन्य महिलाओं को लेकर कोई ऐसी बात करें तो उसमें हमेशा से ही भागीदारी महिलाओं की रही है। और जो इसमें 32 कैडेट 9 मित्र देशों की सेनाओं का जो हिस्सा है वो इसमें बनने जा रहे हैं। और जो एकेडमी की जो ऐतिहासिक कैटपुट भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर पर जो इसका परेड का आयोजन है वो वहां पर हो रहा है। बिल्कुल, ये बेहद भव्य पासिंग आउट परेड है। 419 कैंडिडेट्स यहां से चुने गए हैं, जिसमें 20 महिलाएं हैं। हालांकि अभी ऑफिशियल लिस्ट आना बाकी है और ये दिखाता भी है, दर्शा भी रहा है कि महिलाओं को किस तरीके से सेना में सशक्त किया जा रहा है, उनकी भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। और साथ ही साथ सेना प्रमुख, श्रीलंका के सेना प्रमुख इस परेड का हिस्सा बनते हैं, बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर शामिल होने के लिए आते हैं। ये जो दोस्ती है और श्रीलंका के साथ जो भारत का जो रिश्ता है उसको भी, उसकी मजबूती को भी दर्शा रहा है हितेश। ये बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से भारत और श्रीलंका के जो संबंध है वो हमेशा से ही प्रगाढ़ रहे हैं। पीएम मोदी की बात करें या हम श्रीलंका की बात करें तो हमेशा से ही जो यहाँ के जो रिश्ते हैं, जो ताने बाने हैं वो हमेशा से ही सकारात्मक तरीके से आगे चलते हुए आए हैं। और यही वजह है कि जिस तरीके से जो मुख्य अतिथि हैं वो श्रीलंका से हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोस्ती का जो हाथ है कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूत हो जाता है। और इसी स्थिति में जब पासिंग आउट परेड का जो समय है उसमें उनको मुख्य अतिथि बनाया जाता है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हितेश हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो देहरादून में ये पासिंग आउट परेड, जिसमें भारतीय सेना को 419 युवा ऑफिसर मिलेंगे। खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में बाहरी लोगों द्वारा बिना अनुमति या दुरुपयोग कर खरीदी गई जमीन पर जिला प्रशासन की कार्यवाही हुई है और डीएम सवीन बंसल की अध्यक्षता में शुक्रवार को बिना अनुमति के 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि खरीदने के मामलों में ये कार्रवाई की होती है। बैठक में अधिकारियों ने बताया है कि अभी तक प्रशासन ने 900 बीघा भूमि को सरकार में निहित कर लिया है। बैठक में डीएम ने कहा है कि सरकार भूमि घोटालों के मामलों को लेकर बेहद संवेदनशील है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समन तामील करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और मामलों में सुनवाई की जो प्रोसीजर है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। डीएम ने कहा कि ऐसे बाहरी व्यक्ति जिन्होंने नियमों का उल्लंघन करके और फैक्ट्स और दस्तावेज छुपाकर देहरादून और उसके आसपास के इलाकों में मानक से अधिक अगर भूमि खरीदी है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी हितेश लगातार बने हुए हैं। हितेश, अब भू कानून के बाद जो भू माफिया हैं उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। समीक्षा बैठक की गई, इस बैठक में क्या कुछ खास निकलकर सामने आया? जी बिल्कुल, देखिए डीएम देहरादून जो सवीन बंसल हैं वो ऐसे अधिकारी अमूमन देखे जाते हैं और जब ऐसी स्थिति हो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो निर्देशों के साथ जो काम कर रहे हैं, लगातार जिस तरीके से भू कानून आया और भू कानून के बाद जिस तरीके से उत्तराखंड में भू माफियाओं की कमर तोड़ने का काम जिस तरीके से सरकार कर रही है, शासन प्रशासन कर रहा है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। और जिस तरीके से डीएम सवीन बंसल की जो कार्रवाई है ये पहली बार कार्रवाई नहीं है। अब से पहले भी डीएम सवीन बंसल ने अपनी कार्रवाई से अपना लोहा मनवाया है, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो अन्य चीजों में है। क्योंकि जिस तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर लेकर एक डीएम बंसल चलते हैं तो वही उनका एक कठोर रूप भी देखने को मिलता है। और जिस तरीके से 900 बीघा जमीन को लेकर उन्होंने कार्रवाई की है, डीएम हो, एसडीएम हो या तहसीलदार हो या कोई अन्य अधिकारियों को साफ तौर पर इन्होंने हिदायत दी है कि किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। सीधे सीधे इसमें कार्रवाई होनी ही होनी और जवाबदेही तय अधिकारियों की डीएम सवीन बंसल ने कर दी है। जी बिल्कुल, समीक्षा बैठक होती है और डीएम बेहद सख्त लहजे में अधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर आए। और हितेश, कितने ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें बाहरी लोगों ने मानक को दरकिनार कर मानकों का पालन नहीं किया है, उसके बाद बिना अनुमति के जमीन खरीदी है वहां पर? ऐसे कितने मामले सामने आए हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, दरअसल
पिछले कई सालों से जो सरकारें यहाँ पर रही हैं और भू माफियाओं का जो तंत्र है वो हमेशा से ही उत्तराखंड में बढ़ता हुआ नजर आया था। और ऐसे न जाने कितने मामले संख्या में अगर हम बताएं तो इसी संख्या कोई क्लियर नहीं है, लेकिन कई सारे ऐसे मामले हैं जहां पर भू माफियाओं ने अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जे किए, मकान बनाए और फार्म हाउस तैयार किए। तो साफ साफ डीएम सविन बंसल ने हिदायत दी है कि ये सरकारी भूमि है, ये कोई प्राइवेट भूमि नहीं है। तो इसी को देखते हुए सविन बंसल ने 900 बीघा जमीन पर जो कार्रवाई की है वास्तव में काबिल की तारीफ है और लगातार डीएम बंसल आगे भी इस और कार्रवाई कर रहे हैं। 200 बीघा जो जमीन है उस पर भी आज शायद इनकी बैठक होने वाली है। जी बिल्कुल, बैठक में क्या कुछ अहम निकलकर सामने आएगा देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका हितेश इन तमाम जानकारी। इनको देखिए, जो ऑनरेबल सीएम के निर्देश हैं कि हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रयोजनों लिए जो स्टेट से आउटसाइड हमारे व्यक्ति होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको कृषि, बागवानी, रिसोर्ट्स, होटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या अन्य कमर्शियल पर्पसेस के लिए ज़मीन दी जाती है अंडर सेक्शन 154 ऑफ ZALR। लेकिन उसके कुछ टर्म्स कंडीशंस होती हैं, कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस होते हैं, टाइम लिमिट होती है। तो बहुत सारे केसेस में ये अमूमन पाया जा रहा था कि या तो टाइम लिमिट एक्सीड हो गई है, जिस प्रयोजन के लिए लिया गया था उस अवधि में वो प्रयोजन पूर्ण नहीं किया गया है, और या फिर जिस प्रयोजन के लिए परमिशन दी गई थी उससे भिन्न प्रयोजन के लिए ज़मीन को उपयोग में लाया गया है विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। एक तो ये केस है, और सेकंड है कि जो हमारे नियम में 250 स्क्वायर मीटर तक आवासीय प्रयोजन के लिए बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति ज़मीन ले सकता है। लेकिन ऐसे केसेस में भी अमूमन ये पाया जाता है कि उस एरिया लिमिट को एक्सीड करते हुए फ्रॉडुलेंट वेज से लोग ज़मीन ले रहे हैं विदाउट एनी परमिशन। तो उन केसेस को भी स्ट्रिक्टली डील करने के लिए ऑनरेबल सीएम के, स्टेट गवर्नमेंट के हमारे निर्देश हैं। तो ऐसे केसेस को हमारे तहसील्स में, हमारे सब डिविजन्स में बहुत स्ट्रिक्टली डील किया जा रहा है राइट फ्रॉम द बिगनिंग, सिंस द टाइम व्हेन इंस्ट्रक्शंस हैव बीन प्रोवाइडेड। राज्य भर में देहरादून जिला ही ऐसा हमारा ज़िला था जहाँ पर ऑलरेडी 800 बीघा ज़मीन राज्य सरकार में निहित की जा चुकी है, और जो हमारे पेंडिंग केसेस थे उसमें कुछ समन तामीली के इश्यूज थे। कहीं पर पार्टीज टर्न अप नहीं हो रही थी, कहीं पर दे वर फाइंडिंग आउट वेज टू इवेड द केसेस। वहाँ पर भी वो सारे इश्यूज रिजॉल्व कर दिए गए हैं। एक मास पब्लिकेशन इन नेशनल न्यूज़पेपर्स निकाल दिया गया है जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग उनको प्रदान कर दी जाए, और उसके पश्चात यदि टर्न अप नहीं होते हैं या एविडेंसेस उनके फेवर में नहीं है तो वो सभी ज़मीनें भी राज्य सरकार में निहित हो जाए। तो वहीं हरिद्वार के शिवालिक नगर वार्ड से सभासद अमरदीप सिंह रॉबिन ने नगरपालिका पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पेयजल संकट, कूड़ा निस्तारण, सिविल ओवरफ्लो और आवारा पशुओं की समस्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन पालिका प्रशासन इन मुद्दों की अनदेखी कर रहा है। जनता को बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। और सभासद रॉबिन ने पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार की एसआईटी से जांच कराने की मांग की है। साथ ही BHEL क्षेत्र में लगाए गए यूनिपोल की वैधता की जांच, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और बोर्ड बैठक की कार्यवाही सभासदों को उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है। उन्होंने इन सभी मांगों को लेकर 22 जून को धरना प्रदर्शन की घोषणा की है और कहा है कि जनता की आवाज को मजबूती से उठाया जाएगा। तानाशाही और दादागिरी चल रही है। वो एक मठाधीश बन के बैठे हैं और कह रहे हैं कि मेरी मर्जी है कि मैं नहीं भेजूंगा तुम्हारे कर्मचारी, मैं नहीं करवाऊंगा कॉपी, मैं नहीं लगवाऊंगा लाइटिंग। अस्पताल में टून का रवैया चल रहा है, पिछले 1.5 महीने से कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें खराब है। सारी चीज़ें हमने आपको बताई करते हैं। 14 करोड़ रुपये का शीश महल बना रहे हो, फॉर्चूनर खरीद रहे हो, हम भी जानना चाहते हैं कि कैसे करते हैं। देखिए ना, हमने माननीय, मैं आपको सारे लेटर दूंगा, DO साहब से, DM साहब से,
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से। देखिए ये सब लेटर्स ही शिकायतों के लेटर्स ही है। जैसे वो 6.8 करोड़ का लाइट घोटाला हुआ था, उसमें हमने साफ साफ बताया कि भाई 2 साल से उसकी जांच लंबित है, कृपया उसे आगे बढ़ाएं और जीरो टॉलरेंस पे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो चलते हैं, अभी उनको एग्जाम्पल सेट किया ना, उन्होंने डीएम साहब पर कार्रवाई की, एसडीएम साहब पर कार्रवाई की, एमएनए पे कार्रवाई की, ऐसा कुछ करके दिखाएं यहाँ पर चुकी है नगर पालिका द्वारा, जबकि पोलिंग प्रेजेंट्स हुए उसके बाद भी आज भी त्राईमाम में वहाँ प्रकाश व्यवस्था जीरो। आगे क्या करना? अब आंदोलन करने जा रहे हैं। देखिए जब सब कुछ करने के बाद कोई रास्ता नहीं बचता तो मात्र एक आखिरी विकल्प बचता है, जन आंदोलन। इसमें महिलाएं, हमारे बुजुर्ग, युवा, जितने सामाजिक संगठन है बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर रहे हैं, सभा में पूरा समर्थन दे रहे हैं। आज हमारी टीम आप लगा लीजिए ऋषिकेश से आई हुई है, अभी बॉबी पवार जी हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, वो आंदोलन में पूरे। पॉइंट नंबर 1, नगर पालिका परिषद नीतियों का तो 22 जून को धरने पर बैठेंगे सभासद रॉबिन। उन्होंने साफ तौर पर ये बातें कही है और अगर मांग पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो फिर आंदोलन किया जाएगा। क्षेत्र में पेयजल की समस्या है, मूलभूत आवश्यकताओं और सुविधाओं की समस्या है, जिसको लेकर बेहद आक्रोशित नजर आए सभासद। पालिका प्रशासन इन मुद्दों की अनदेखी कर रहा है, सड़कों की हालत बदतर है और जनता को बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा। सभासद रॉबिन ने पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार की एसआईटी जांच कराने की मांग की है। साथ ही बीएचईएल क्षेत्र में लगाए गए यूनिपॉल की वैधता की जांच, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और बोर्ड बैठक की कार्यवाही सभासदों को उपलब्ध कराने की भी मांग की है। उन्होंने इन मांगों को लेकर 22 जून को धरना प्रदर्शन की घोषणा की और कहा कि जनता की आवाज को मजबूती से उठाया जाएगा। 22 जून को धरने पर बैठेंगे सभासद। हरिद्वार के शिवालिक नगर वार्ड से सभासद अमरदीप सिंह रॉबिन ने नगर पालिका पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। सभासद है रॉबिन, जिन्होंने बेहद संगीन आरोप नगर पालिका पर लगाए हैं। तो वहीं नाला पानी क्षेत्र के जंगलों पर भू माफियाओं की गिद्ध दृष्टि पड़ गई है। खलंगा मार्ग पर हल्दुआम के निकट 40 बीघा संरक्षित वन क्षेत्र पर हरियाणा के एक व्यक्ति ने तार बांधकर गेट लगा दिया। घने जंगल में कैंप बनाने की योजना बनाई। यदि ऐसा होता है तो 4 से 5 हजार साल के पेड़ों पर अस्तित्व का संकट मंडराने लगेगा। तार बांध करा रहे हैं हरियाणा के रहने वाले अनिल शर्मा और उन्होंने बताया है कि ये वन भूमि उन्होंने ऋषिकेश निवासी अशोक अग्रवाल से लीज पर ली है। 40 बीघा वन क्षेत्र में कैंप बनाने की योजना है और आपको बता दें कि वह किसी भी प्रकार के लीज और रजिस्ट्री के कागज नहीं दिखा पा रहे। घने जंगल में बिना साल के, जो 40 साल है या फिर 50 साल के पेड़ हो चुके हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाया जाएगा। कैंप कैसे बनेगा इसका ब्लूप्रिंट भी उनके पास नहीं है, बस कैंप बनाने की योजना है जिसको लेकर वो तार बांध करते हुए नजर आ रहे। वन विभाग इस गतिविधि को देखने के बाद एक्शन मोड में नजर आ रहा है। तो वहीं विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की 60 टीमों ने गांव-गांव जाकर किसानों से सीधा संवाद किया है। इस दौरान टीमों ने किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी दी और उनकी समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से लिया। संस्थान के निदेशक ने बताया कि अभियान के दौरान कुल 424 गांवों में से 6,840 से ज्यादा ग्रामीण किसानों से संपर्क किया गया। टीमों ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी साझा की और किसानों द्वारा किए जा रहे नवाचार और प्रयोगों की भी जानकारी ली है। इसके साथ ही खेती से जुड़े शोध और फीडबैक भी लिए गए, जो भविष्य की नीति और तकनीकी विकास के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। टीमें हमारी गई हैं और जो 424 विलेज कवर हुए हैं
और जो किसान कवर हुए हैं वो 6,845 और टोटल 111 विज़िट हुई हैं। इसके अलावा इसमें जो मेन चीज़ें थी, जो इसका मुख्य उद्देश्य था अभियान का, वो ये था कि किसानों को नई तकनीकी को पहुंचाना, किसानों से फीडबैक लेना, चाहे वो तकनीकी के बारे में हो, चाहे आपके जो सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में हो, और अगर किसानों ने कोई नवाचार किया है तो उसके बारे में बात करना। उनके खासकर अगर मैं इसको तालाबों और उपराओं के हिसाब से बांटूं तो तालाबों क्षेत्रों में जो सिंचाई जल की समस्या है वो नंबर 1 पे मैं रखूँगा उसको, और जो उपराऊ क्षेत्र हैं उसमें जंगली जानवरों की समस्या नंबर 1 पे है। वहीं अहमदाबाद में हुई हवाई दुर्घटना को लेकर हरीश रावत ने शोक जताया है। हरीश रावत ने कहा कि ये दिल को बेहद झकझोर देने वाली घटना है। भगवान मृत आत्माओं की आत्मा को शांति दे। अब आपको सीधे ले चलते हैं देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। सिद्ध होगा। इसके साथ साथ मैंने अभी संजय गुंजाल जी से यहाँ पर पूछा कि आप सबके द्वारा अनेक पौधे भी बांटे जाएंगे। निश्चित रूप से मैं सोच रहा था आनंद जी ऐसी कि जैसे पौधों की बात आई और उन्होंने कहा 3.5 लाख पौधे, ये बड़ी संख्या है। और अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक और यहाँ पर फ्लैग ऑफ कार्यक्रम यहाँ पर किया था एनडीआरएफ का। तो इस प्रकार से जो जागरूकता के अभियान चल रहे हैं, इस प्रकार से वृहद स्तर पर वृक्षारोपण चल रहा है, फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं, अनेक अनेक कार्यक्रम विभिन्न स्तरों पर चल रहे हैं। तो सच में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का संकल्प 2047 रखा है, मुझे लगता है हम सब अगर इसी प्रकार से अपने अपने स्थानों पर अपने अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ, दक्षता के साथ और पूरे समर्पण के साथ करेंगे तो हो सकता है कि हम विकसित भारत का संकल्प और पहले ही प्राप्त कर लेंगे। इसमें मुझे कोई ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कहीं और अधिक देर होने वाली है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि यह अभियान हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए रणनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, बल्कि स्थानीय जो हमारी संस्कृति है उसका प्रोत्साहन और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने में भी ये बहुत सहायक सिद्ध होगा और लोगों को भी प्रेरित करेगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 के चीन युद्ध के साथ हुए संघर्ष के बाद की गई। तभी से आईटीबीपी दुर्गम हिमालयी सीमाओं की रक्षा करने के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में भी विभिन्न प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और समय समय पर नवाचार भी कर रही है। जैसा अभी बताया कि राज्य में आपके पास, राज्य में क्या पूरे ही बल के पास हमारी आर्मी से भी ज़्यादा डॉक्टर हैं, मतलब अनुपात में, तो निश्चित रूप से वो भी काम करेंगे। और राज्य सरकार की तरफ से हम लोगों का भी ये प्रयास रहता है कि सभी के साथ, जो भी हमारे केंद्रीय बल हैं, उनके साथ समन्वय के साथ जितना कामों को बढ़ाया जा सकता है, जितना लोगों को अपनी सेवाओं से फायदा पहुंचाया जा सकता है, उन सभी को आगे बढ़ाया जाए। और आईटीबीपी के वीर जवानों ने हिमालयी क्षेत्रों में होने वाली विभिन्न आपदाओं के दौरान, अभी पिछले दिनों माड़ा में जो लॉन्च आया था उसमें भी आप सबके द्वारा बहुत ही सराहनीय प्रयास वहाँ पर किया गया था। इसके लिए मैं आप सबको एक बार हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और भी जो भी चाहे वो माड़ा का लॉन्च हो या केदारनाथ की आपदा हो, पिछली बार केदार घाटी में आई आपदा हो, या हमारा सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू हो,
ऐसे अनेक अभियान हैं। और समय समय पर आईटीबीपी के लोग हमेशा आगे आकर बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और अदम्य साहस सेवा का परिचय देते हैं। बचाव एवं राहत कार्यों को सफलतापूर्वक आप सबके द्वारा अंजाम दिया गया है। साथियों, वीरभूमि उत्तराखंड के लगभग प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सदस्य सेना में है या हमारे पैरामिलिट्री में है और देश की सेवा में अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। मैं भी स्वयं एक सैनिक का बेटा हूं। आज मुझे यह देखकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति होती है, गर्व की अनुभूति होती है, खुशी होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारे जवानों का तो आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।